हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कैपेसिटर और उसका कैपेसिटेंस क्या होता है ये सब चीज़ें समझेंगे। इस वीडियो में इसकी डेफिनेशन, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, उसका कैपेसिटेंस क्या होता है और इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस क्या होता है, ये तीनों चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि कैपेसिटर होता क्या है। कैपेसिटर में दो कंडक्टर्स होते हैं और दोनों कंडक्टर किसी इंसुलेटर से या किसी डाइलेक्ट्रिक से सेपरेटेड होते हैं। तो ये काम किस लिए होता क्या है? ये बेसिकली चार्ज को स्टोर करता है और चार्ज को चूंकि स्टोर कर रहा है इसी वजह से इसके पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? एक बार अगर हम कैपेसिटेंस डिफाइन कर ले तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन तो हो गई कि इट्स अ डिवाइस विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड देयरफॉर कैन स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। Let's suppose these are two conductors separated by some insulator. In this case, the insulator is air. Air is also a good insulator. तो इस पे एक पे चार्ज Q है, दूसरे पे चार्ज माइनस Q है। ठीक है, दूसरे पर माइनस Q चार्ज है। इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V1 है, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V2 है और इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू V1 माइनस V2 होगा। तो इस रीजन के बीच में हम लोग देखते हैं कि कंडक्टर्स के केस में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये इन चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज V इज प्रोपोर्शनल टू Q। इसी वजह से हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं कैपेसिटेंस where C is equals to Q by V. Q is the charge of the conductor and V is the potential difference between the two conductors. तो ये कैपेसिटेंस जो है ना तो Q पे डिपेंड करेगा और ना ही V पे डिपेंड करेगा। ये इन दोनों का रेशियो है और ये रेशियो किसी भी गिवन कैपेसिटर के लिए कांस्टेंट होता है। ठीक है, दिस कैपेसिटेंस C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V और इसका SI यूनिट जो है फैरेड होता है, जिसको हम लेटर F से इंडिकेट करते हैं और 1 फैरेड इज इक्वल टू 1 कूलम पर वोल्ट होता है। तो फिर बात यह है कि अगर Q और V पे नहीं डिपेंड कर रहा है C, तो किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो हमें ऐसा समझना है कि कैपेसिटेंस इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ कैपेसिटर। जिस तरह से रेसिस्टर की प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, तो उसी तरह से C भी इस कैपेसिटर की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और ये फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन पे कि वो कितना बड़ा है, उन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है और उन दोनों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक डाला है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, इन सब चीज़ें पे डिपेंड करेगी। वो सब चीज़ें हम लोग धीरे धीरे देखेंगे। इट डिपेंड्स ऑन फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन एंड डाइलेक्ट्रिक ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो ये तो हम लोग समझ गए कि हम लोगों ने कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे किया, इंट्रोड्यूस कैसे किया। इसका मोस्ट फ्रिक्वेंट एग्जांपल होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो इनफाइनाइट शीट्स होती हैं, वेरी लार्ज प्लेट्स होते हैं और एक पे प्लस Q चार्ज होता है और दूसरे पर माइनस Q चार्ज होता है और दोनों का जो सरफेस एरिया है A होता है और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो D होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं, मैंने 3 रीजन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक तो जो पॉजिटिव प्लेट है उसके लेफ्ट साइड में और दूसरा रीजन जो है नेगेटिव प्लेट के राइट साइड में और तीसरा जो रीजन होगा इन दोनों प्लेट के बीच वाला रीजन। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम उसका पोटेंशियल देखेंगे। तो हम पाते हैं कि 1 और 2 में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज हम जानते हैं कि पैरेलल प्लेट की वजह से, इनफाइनाइट शीट ऑफ पैरेलल प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ होती है। तो जो पॉजिटिव प्लेट की वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी, लेकिन नेगेटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में इस तरफ होगी। तो तुम देख सकते हो कि रीजन 1 में E पॉजिटिव और E नेगेटिव एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं। ठीक है,
तो रीजन 1 में इसी तरह से अगर तुम रीजन 2 में देखो, रीजन 2 में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसकी तरफ आएगी और पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ आएगी। तो ये ई पॉजिटिव हो गया और ये ई नेगेटिव हो गया। तो रीजन 1 और रीजन 2 में दोनों प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है और उन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। तो देयरफॉर इन रीजन 1 and 2 इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्यू टू टू पैरेलल प्लेट्स आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 1 and इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन 2 विल बी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट इज इस दोनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सारा का सारा जो है सिर्फ और सिर्फ इस रीजन में होगा, दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सिग्मा की वैल्यू हम क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। वाई? बिकॉज द चार्ज इज टोटल चार्ज इज क्यू और इसका सरफेस एरिया ए गिवन है। तो सिग्मा को मैंने क्यू बाई ए लिख दिया और एप्सिलॉन नॉट ऐसे ही रह गया। तो मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फॉर द पैरेलल प्लेट इन बिटवीन देम की वैल्यू क्या आ गई? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट इज इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी। डी के हर पॉइंट इस इन दोनों प्लेट्स के बीच में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम है। तो ये पॉइंट मैंने, ये चीज हम लोगों ने डिराइव कर लिया। फिर आते हैं कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लिया है तो इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो कैलकुलेट करते हैं। तो हम जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है माइनस ई डॉट डी एल होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, दैट इज ई डॉट डी एल होगा। तो चूंकि ई यूनिफॉर्म है, ई कांस्टेंट है बिटवीन द टू प्लेट्स, तो मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लूंगा और सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ डी एल हो जाएगा। तो डी एल के इंटीग्रेशन से सिर्फ हमें डी मिलेगा, दैट इज इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है। तो E की वैल्यू मैं अगर यहां से रखूं क्यू ए अपॉन क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, तो मेरे पास पोटेंशियल बिटवीन द टू प्लेट्स आ जाएगा क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब मैं C बड़ी आसानी से निकाल सकता हूं कि कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इक्वल टू C इज इक्वल टू, ऐसे हमने डिफाइन किया है कि इट्स अ रेशियो ऑफ चार्ज बाई पोटेंशियल डिफरेंस। तो Q बाई V, Q और V की वैल्यू हम लोगों ने क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट रख दी। यहां से Q और Q कैंसिल हो जाएगा और यहां से हम देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस की वैल्यू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ सकती है। Therefore, capacitance of a parallel plate capacitor C is equals to A epsilon naught upon D। हम देख सकते हैं इस फॉर्मूले से कि ये सिर्फ और सिर्फ इसके सरफेस एरिया पे और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड कर रहा है, दैट इज फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन, फिजिकल साइज और फिजिकल डायमेंशन, और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो किसी Q पे और V पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन इस C की वैल्यू जनरली हमें नैनो फैरेड या पिको फैरेड में दी होती है, क्योंकि 1 फैरेड बहुत बड़ी क्वांटिटी होती है। वैसा क्यों होता है हम देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज कि एरिया जो है मेरा, इसमें जो ए एप्सिलॉन अपॉन डी जो एरिया ऑफ द प्लेट है, लेट्स सपोज 1 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर बहुत बड़ा कैपेसिटर हो जाएगा, करीब करीब इतना बड़ा हो जाएगा। तो कैपेसिटर आमतौर पर इतना छोटा होता है। लेट्स सपोज वी टेक अ लार्ज कैपेसिटर ऑफ सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर और इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 1 मिलीमीटर रख देते हैं। तो इनके बीच का जो सेपरेशन जितना कम होगा C की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर हम यहाँ से C कैलकुलेट करेंगे, A की वैल्यू 1 रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 रख देंगे, D की वैल्यू 10 टू द पावर -3 मीटर रख देंगे, तो यहाँ से मेरे कैपेसिटेंस की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -9 फैरेड आ जाएगा। दैट इज जो कैपेसिटेंस आ रहा है वो नैनो फैरेड में आ रहा है। तो इतना बड़ा कैपेसिटर लेने पर भी मुझे जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ रही है वो नैनो फैरेड में आ रही है। इसी वजह से आमतौर पर कैपेसिटेंस जो दिया रहता है वो पिको फैरेड या नैनो फैरेड में दिया रहता है।
तो ये हम लोगों ने समझा कि कैपेसिटेंस को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, और फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में हम कैपेसिटेंस को निकालेंगे कैसे, उसका क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक, इसके बीच में हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक डालेंगे ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। तो ये डाइलेक्ट्रिक डालने से इसका कैपेसिटेंस कैसे चेंज होगा, वो सारी बातें हम लोग देखेंगे। अब हम लोग डाइलेक्ट्रिक का जो कैपेसिटर्स के बीच में डालते हैं तो उसका कैपेसिटेंस पे क्या असर होता है वो चीज़ देखेंगे। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन समझ लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसमें एक प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, दूसरे प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, और इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक डाल रखा है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में इस प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी उसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं कि उसकी वैल्यू होती है के क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, अभी थोड़ी देर पहले निकाला है। लेकिन चूंकि एक डाइलेक्ट्रिक हमने डाल दिया तो इसका पोलराइजेशन होगा, इसके अंदर कुछ चार्जेस जो हैं सेपरेट होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज के पास नेगेटिव चार्ज डाइलेक्ट्रिक के अंदर आ जाएगा और नेगेटिव चार्ज के पास कुछ पॉजिटिव चार्ज डाइलेक्ट्रिक के अंदर इंड्यूस हो जाएगा। और इसी पोलराइज्ड चार्ज को मैं माइनस क्यू आई और क्यू आई लिख रहा हूं। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैश आएगी वो ई के ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो ई डैश की वैल्यू जो है, लेट सपोज इसका अगर चार्ज क्यू आई है तो उसका वैल्यू हो जाएगा क्यू आई अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो अब इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रिड्यूस हो जाएगी। तो वो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स की वैल्यू क्या होगी, ई माइनस ई डैश। और ई की वैल्यू मैं ये रखूंगा, ई डैश की वैल्यू ये रखूंगा, तो मेरे पास ई नेट जो है क्यू माइनस क्यू आई अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो गया, इसी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी टू पैरेलल प्लेट्स वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो वो रिड्यूस्ड पोटेंशियल क्या होगा, ई नेट इंटू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू आई इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। सिर्फ पहले जो है क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट आता था, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दे रहा हूं। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक हमने डाला है वो एक लीनियर डाइलेक्ट्रिक है। लीनियर डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है कि जो पोलराइज्ड चार्जेस होते हैं वो इनिशियल चार्ज के प्रोपोर्शनल होते हैं। तो Q माइनस क्यू आई जो होगा Q के प्रोपोर्शनल होगा। इसी वजह से मैं इस Q माइनस क्यू आई को कैपिटल ओरिजिनल चार्ज बाई सम कांस्टेंट K लिख सकता हूं। और इसी कांस्टेंट, इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और वो एक डाइलेक्ट्रिक का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि चूंकि ये हमेशा ओरिजिनल Q से कम होगा, इसी वजह से K की वैल्यू हमेशा ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि K जो है डिनोमिनेटर में है। और वैक्यूम के केस में ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है K इज इक्वल टू 1 हो जाता है। उस केस में ये QI की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये इज इक्वल टू ये, तो K की वैल्यू उस केस में, वैक्यूम के केस में 1 हो जाएगी। तो ये तो मैंने देख लिया कि पोटेंशियल जो है रिड्यूस हो गया। तो पोटेंशियल कितना रिड्यूस हो गया, इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंबाइन करूंगा तो अब जो नया पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा। अगर मैं इस चार्ज को Q बाई के लिखूं तो Q बाई के लिख दिया इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से मैंने देखा कि पोटेंशियल जो है अब 1 बाई के टाइम्स हो गया ओरिजिनल पोटेंशियल के। ओरिजिनल पोटेंशियल मेरा कितना आ रहा था, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, अब जो है 1 बाई के से रिड्यूस हो गया। तो अब अगर मैं C की वैल्यू निकालूं तो C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ये फॉर्मूला हमेशा ऐसा ही रहेगा, Q बाई वी, वेयर Q इज द चार्ज ऑन द टू कंडक्टर्स एंड V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू कंडक्टर्स। तो Q बाई वी, तो Q और V की वैल्यू क्यू डी अपॉन के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से Q और Q कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा K टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, K टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये मेरा ओरिजिनल कैपेसिटेंस था, इसको अगर मैं C नॉट बोल दूं तो अब मेरा जो नया कैपेसिटेंस है
वो के टाइम से बढ़ जाएगा। दैट इज डाइलेक्ट्रिक डालने से पहले बीच में वैक्यूम था, कुछ नहीं था, या एयर था, तब जो मेरा कैपेसिटेंस आ रहा था वो सी नॉट ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी आ रहा था। अब एक डाइलेक्ट्रिक डाल देने से जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, अब कैपेसिटेंस के टाइम से बढ़ जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर क्या हुआ कि कैपेसिटेंस के टाइम्स बढ़ जाता है। अब एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। लेट्स सपोज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस C is equals to 1 picofarad initially uncharged is connected to a battery of 1 volt। तो इनिशियली अनचार्ज था, लेकिन फिर अब मैंने उसे एक बैटरी से लगा दिया तो उससे दोनों प्लेट्स पे एक चार्जेस आएंगे। तो पैरेलल प्लेट किसी भी कैपेसिटर को हम लोग सर्किट में दो पैरेलल लाइन से शो करते हैं। लेट्स सपोज इसे मैंने बैटरी ऑफ 1 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, इसका कैपेसिटेंस C है। तो इस पे जो Q चार्ज आएगा, इस पे जो Q चार्ज आएगा और इस पे माइनस Q आएगा, तो इस Q की वैल्यू क्या होगी? since C is equals to Q by V, therefore Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? C times V। अब इस केस में तुम देखो, इस पोटेंशियल जो बैटरी के अब EMF है वही कैपेसिटेंस के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। तो V की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 वोल्ट, और C मुझे 1 पिको फैरेड दे रखा है। तो Q is equals to 1 into 10 to the power minus 12 इंटू 1, तो ये इतना कूलम चार्ज आ जाएगा। दैट इज Q की वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 12 कूलम और 1 पिको कूलम चार्ज। ठीक है, या ठीक है। तो इस केस में जो इस पे चार्जेस आएंगे वो कितने आएंगे? वो आएंगे 1 पिको कूलम और इस पे -1 पिको कूलम चार्ज। और ये चार्ज क्या हुआ कि बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करने से कुछ चार्जेस इससे आकर इस पे आ गए, इस प्लेट पे आ गए, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और जितना चार्ज आया वो उतना अमाउंट से यहाँ रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये हो गया। लेट्स सपोज इसी क्वेश्चन में अगर मैं ये कह दूं कि अब इसमें एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैंने बैटरी रिमूव कर दिया। अब बैटरी रिमूव करने के बाद अब चार्ज तो इस पर चेंज नहीं होगा क्योंकि मैं बैटरी हटा दिया मैंने। अब इस पर एक कांस्टेंट डाइलेक्ट्रिक डाल रहा हूं जिसका कांस्टेंट के है, और लेट्स सपोज के की वैल्यू 5 दे रखी है। ठीक, तो अब क्या होगा इस केस में? कैपेसिटेंस जो C है वो के टाइम्स बढ़ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फैरेड, दैट इज 5 पिको फैरेड। ठीक है, और अब इसके बीच का जो नया पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मैं जानता हूं कि वो V जो है V बाई C से वो जो चेंज हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट बाई 5, दैट इज 0.2 वोल्ट। ठीक है, चार्ज तो उतना ही रहेगा, चार्ज तो इस पे प्लेट्स पे जितना चार्ज है वो तो कहीं नहीं जा रहा है, वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर कुछ चार्जेस पोलराइज्ड हो रहे हैं, लेकिन प्लेट्स पे जो चार्ज है वो Q का Q ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। उसकी वैल्यू अभी भी 1 पिको कूलम ही रहेगी, लेकिन कैपेसिटेंस 5 टाइम्स बढ़ जाएगा और वोल्टेज 5 टाइम्स रिड्यूस्ड हो जाएगा, 1 वोल्ट से 0.2 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया चीज़। तो इस वीडियो में हमने समझा कि कैपेसिटेंस को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाली, और फिर एक डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस पे क्या चेंज आता है वो चीज़ हमने देखी। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स लूँगा। फिर मैं बताऊंगा कि एनर्जी जो हमने बात किया था कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर चार्ज एंड देयरफॉर कैन स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक।